जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा का आज हम जो आपका पेपर हुआ है 22 जून को, इसकी आंसर की जारी करेंगे और इसके साथ ही जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जो मैंने अपनी सीरीज चलाई थी उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना। वैसे मैंने जो जितने भी क्वेश्चन पूरे डिटेल से, मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फंस रखे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन जो जो मैंने बताए थे उसी टाइप के, चाहे नंबर चेंज आ रखे हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, बायो थोड़ा टफ रही है, फिजिक्स से केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल में है। ठीक है, तो मैथ्स आसान है और बायोलॉजी थोड़ा काफी टफ हम कह सकते हैं, हार्ड लेवल में बायोलॉजी को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिजिक्स का है और ये कौन सा है? ये है आपका सेट सी। सेट सी है, ठीक है, सेट सी है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन चलाया जाता है तो 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? पहले हमें ऊर्जा निकालनी होगी, उसके बाद हम इसका मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो कुल ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल ऊर्जा बराबर जो होता है वो होता है हमारा पावर अपॉन टी। पावर क्या होता है? पावर होगी कितनी? जो देर की आपको शक्ति ये कहते हैं, और टी आपका समय हो गया। जबकि आपको शक्ति दी है वाट में, तो आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही आप 400 को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 0.4 इंटू टी। टी आपको देर का है बुक में, टी कितना देर का? 8 घंटे। तो 8 घंटे और 30 दिन तक कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम 8 लिख लेते हैं, इंटू 30 करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 चौको 8 3 24, 24 चौको 96, तो ये हो जाएगा लगभग 96 है। तो ये कितना आ गया आपका? 96 है। कुल ऊर्जा निकल गई 96 है, लेकिन आपको मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए आपको 3 रुपए प्रति देर का है, तो 96 गुणा 3 करेंगे तो आपका आएगा 288। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 288 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी तड़िंदित झंझा द्वारा उत्पन्न ध्वनि तड़ित दिखाई देने के साथ सेकंड बाद सुनाई देती है तो गर्जन वेग की सन्निकटन दूरी परिकलन कीजिए। ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपको ऑप्शन मीटर में भी दे रखे हैं, किलोमीटर में भी दे रखे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। आपको दूरी, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है दूरी। जैसे ही आप दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय हो जाएगा। ठीक है, तो समय ऐसे लिख लेते हैं। तो चाल आपको दे रखे 340, 340 इंटू समय आपको दे रखा है कितना? समय आपको दे रखा है 7 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2380। कितना आता है? 2380। 2380 आएगा आपका मीटर, लेकिन हमें इसको चेंज करना है किलोमीटर में। अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो कट गया, तो जैसे जो 2.38, तो 2.38 किलोमीटर आ जाएगा। तो 2.38 किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? यदि एक 100 वाट के बल्ब को एक दिन में 28,800 सेकंड तक प्रयोग किया जाता है तो यूनिट्स में ऊर्जा खपत को बताइए। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा खपत बतानी है। जब भी आपको ऊर्जा खपत करानी है तो अभी वही पावर इंटू टाइम करना है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा बराबर हो जाएगा पावर इंटू टाइम। ठीक है, अभी आपको किलोवाट में निकालनी है, वैसे भी आपको किलोवाट में निकालनी है, और टाइम आपको घंटे में लेना है। ठीक है, तो पी आपको दे रखा है 100 वाट दे रखा है, लेकिन आपको क्या करना है इसमें? 100 वाट को आपको किलो वाट में चेंज करना है। तो 100 वाट को किलो वाट में करेंगे 0.1 आ जाएगा। इंटू करना है, इंटू आपको टाइम लेना निकालना है अभी आवर्स में। ठीक है, टाइम इन आवर्स से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0.1 किलो वाट हो गया, तो पहले इसमें रख लेते, रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है समय। समय बराबर क्या होता है? पहले इस समय को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम घंटे में। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा 28 सेकंड में दिया ना, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? किसने से करते हैं हम? घंटे में कन्वर्ट करना तो 36 से।
तो इससे हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आता है वो आता है 8 आवर। ठीक है, तो 8 आ गया। तो अब हमारे पास निकालना वही फॉर्मूला, W बराबर P इंटू टी। P दे रखा है 0.1 इंटू टी 8, तो 0.8 यूनिट। 0.8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। दो कणों के बीच हुए संघट्ट में संवेग संरक्षण को निम्न के द्वारा समझाया जा सकता है। तो न्यूटन के पहला और तीसरा नियम दोनों के द्वारा इसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। 1.0 किलोवाट घंटा समतुल्य है, तो 3.10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। निम्न द्रव्यात्मक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम निकालना। सबसे कम जल का होता है, फिर बेंजीन का, फिर खनिज, फिर नमक, फिर हीरा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वें को आपको क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है आपको एफ इक्वल टू, एफ क्या दिया है आपको, फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है यू दे रखा है, यू दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगाओ, लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है। तो लेंथ वाला फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ से हमें v निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। इसको निकालेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू रखेंगे, तो u कितना दिया है आपको, 1/v इक्वल टू 1/f आपको दे रखा है 20 प्लस 1/12। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से 60, तो 20 60, 3 प्लस 12 पंचे 60, तो 8 बट्टे होता है 60। इसको काटेंगे तो आएगा 1/15, 1/15 यानी कि 1/v आ जाएगा, 2/15 सॉरी। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/v बराबर 2/15। तो v निकालेगा 15/2, तो 15/2 7.5, तो 7.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता इसके किस प्रचाल से निश्चित होती है, तो ये होती है आयाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। न्यूटन के तृतीय नियम के लिए निम्न में से क्या सत्य है, तो इसके लिए क्या सत्य होता है, पहला तो है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बलों के परिमाण हमेशा बराबर होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल असमान परिमाणों पर के त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन भारत में प्रत्यावर्त धारा हर 1/50 सेकंड में बाद अपने दिशा परिवर्तित करती है। तो 1/50 सेकंड में नहीं, बल्कि 1/100 सेकंड बाद अपने तय करती है। तो दूसरा कथन गलत होगा, तो केवल एक सही है, आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक साइकिल सवार 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय तथा अगले 200 मीटर की दूरी 500 मीटर में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या रही होगी। ठीक है, तो औसत चाल आपको निकालनी होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए पहले आप क्या करो, इसके 100 जो 1 किलोमीटर दूरी को अलग करते हैं, टाइम को अलग करते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर दूरी आ जाएगी, और प्लस 200 मीटर दूसरी दूरी दे रखी है, तो टोटल हो जाएगी 1200 मीटर आपकी ये दूरी निकल गई। ठीक है, 1200 मीटर की। और दूसरा क्या कह रहा है कि 50 मीटर 50 सेकंड में, और टाइम निकालेंगे 10 मिनट दे रखा है, तो इसको उसमें कन्वर्ट करने हैं सेकंड में। 10 गुणा 60 करोगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। अगर प्लस करेंगे फिर 50, तो 650 तो हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय निकालेंगे, तो दूरी आपको दे रखी है कितनी, 1200, और समय आपके पास है 650। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 1.85 आता है। तो 1.85 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां।
क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है वायु में सफेद प्रकाश में विभिन्न रंगों के प्रकाश के संचरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लाल रंग सबसे तेज गति करता नहीं, लाल रंग सबसे धीमी गति करता है, सबसे तेज करता है बैगनी। ठीक है, कहीं कहीं पर इसमें ये भी लिखा है कि सफेद प्रकाश के सभी रंग समान गति से संचरण करते हैं, ये भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। बी और सी में डाउट है, तो मेरे हिसाब से अभी बी आपका ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो बी को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वोल्टेज की गणना हेतु उपयुक्त है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू होता है, V बराबर W अपॉन क्यू होता है। तो W तो हो गया कार्य और Q होता है I इंटू टी। क्यू बराबर को हम I इंटू टी लिख सकते हैं। I होती है धारा, T समय, यानी कि कुल किया गया कार्य बटे धारा इंटू समय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन हम कल या बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है निम्न परिपथों में से लगे धारामापी को मान होगा। तो इसका मान कैसे करेंगे, तो इसमें आपको देखना क्या होगा, तो इसका जो आंसर होता है वो पहले का अधिकतम तथा तीसरे में शून्य होता है। तो इसमें आगे बाएं दाएं का सिस्टम होता है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई है। तो मैजिक दर्पण के शीर्ष के दर्पणों में संयोजन का क्रम है। अगर उसको बड़ा दिख रहा है तो बड़ा किस में दिखता है, अवतल लेंस में। ठीक है, और बराबर दिख रहा है फिर समतल, और कम छोटा दिख रहा है तो उत्तल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां, एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने में फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया विद्या में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, तो इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपका 2000 न्यूटन मीटर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य। साइकिल तो रुक गई, साइकिल पर ब्रेक लग गया है। ठीक है, जैसे ही साइकिल रुकी, साइकिल द्वारा जो कार्य होगा वो जीरो होगा, जो भी बल लगाएगी वो उसके विपरीत पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको 2000 न्यूटन मीटर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट से करेंगे तो आपका आंसर शून्य आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां, ये क्या कह रहा है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज एवं तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपका बना होता है वो होता है v इक्वल टू एफ अपॉन एफ इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। आपको किलो हर्ट्ज में दे रखा है, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, आवृत्ति। आवृत्ति को दिखाते हैं हम किससे, फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाते हैं। तो एफ आपको दे रखा है कितना, 2000 हर्ट्ज, क्योंकि हम इसको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर रहे हैं। और अगर और 40 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 800 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 800 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, अब आपको ये निकल गया आपका v निकल गया। अब आपको निकालना है t क्या होता है, t बराबर होता है दूरी बट्टे समय, सॉरी दूरी बट्टे वेग v। अब दूरी आपको दूरी कितनी देर की है, दूरी इसमें 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, तो आपको 2000 लिखना होगा। और अभी आपने वेग निकाला, वेग आपका निकला था 800, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 8 से इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के अर्धवृत्त के अनुदिश बिंदु ए से बी तक 1 सेकंड में जाता है, तो कण का औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना होगा, पहले आपको देखो आर बराबर कितना दे रखा है, आपको आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इसमें व्यास निकालेंगे, तो व्यास निकालोगे तो डी बराबर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब औसत वेग निकालना। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग का फॉर्मूला, औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। और विस्थापन कितना हो रहा है,
विस्थापन अभी मैंने बताया आपको 0.2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो विस्थापन हो रहा है 0.2 और समय लग रहा है 1 सेकंड, तो भाग करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसे मायोपिया निकट दृष्टिता है वह दूर की वस्तुएं साफ देख सकता है, ये गलत है, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा, एक व्यक्ति जिसे मायोपिया है वो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष वो पास की वस्तुएं साफ देख सकता है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जिसे हाइपरमेट्रिया है यानी कि दीर्घ दृष्टिता है तो वो पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है, ये भी गलत है। चौथा सही होगा, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, ये सही है। तो 2 और 4 आपका सही है। 2 और 4 आपका किस ऑप्शन में है? 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं तो इसको आपको सॉल्व करना है। किसी कील का एक सिरा नुकीला होता है, बिल्कुल से आप लोगों ने कील देखी होगी, एक सिरा उसका नुकीला होता है। समान बल को किसी कम क्षेत्रफल में लगाने पर उसका अधिक दाब बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और नुकीला इसीलिए बना जाता है ताकि उसका क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब उसमें अधिक दाब लगाने की जरूरत नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए भी सही है, आर भी सही है, इसकी व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर के अंदर उत्पन्न आवाजों को सुनने के लिए यंत्र स्टेथोस्कोप, पहला का 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए सोनार होता है, तो 3 हो जाएगा इसका। 20 हर्ज की आवृत्ति से नीचे की ध्वनि तरंगे तो होती है अपश्रव्य तरंगे, ये हो जाएगा 4। और 20 हर्ज से अधिक के लिए होता है पराश्रव्य, ये होगा 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, क्योंकि हिंदी इसकी इतनी बेकार है। हिंदी में क्या लिखा है देखो, पौधा घर गैस, अब ग्रीन हाउस गैस है वो पौधा घर गैस, ऐसे अधिकतर क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजिंग वाले हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश में पढ़ना है इसको। मैथेन इज ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल मैथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। जल वाष्प क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। CO2 पौधा, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो 4 के 4 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 सही आंसर है। ठीक है, अगर जिसने क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा होगा तो वो समझ नहीं पाएगा पौधा घर गैस क्या होता है करके, उससे कंफ्यूज हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ असमान त्वरित गति को दिखाता है? ठीक है, अगर आप पहला देखोगे तो इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, असमान दिखाना है। और इसमें देखेंगे तो इसमें तो एक इक्वल है, तो एक दोनों लगभग यहीं पर इतने रह रहे हैं। तीसरा में दोनों बढ़ रहे हैं। और चौथा में देखो डी वाले में क्या हो रहा है, देखो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी वेग बढ़ रहा है तो कभी समय बढ़ रहा है, सॉरी कभी विस्थापन बढ़ रहा है कभी समय बढ़ रहा है। तो ये वेग और विस्थापन समय का है, वेग और समय का है। कभी वेग बढ़ रहा है तो कभी समय घट रहा है, कभी समय बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है। तो आपको यही आंसर बताना था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। निम्नलिखित कथन को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के संदर्भ से पढ़ें। तर्जनी धारा की दिशा को अंकित करता है, जी नहीं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को अंकित करता है। मध्यमा धारा की दिशा को अंकित करते हैं, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। अंगूठा गति की दिशा को बिल्कुल नहीं। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को इंगित करता है, ये सही है। 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। 2 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है विशिष्ट ऊष्मा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अनुसार जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो 1 और 2 कथन दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ से केमिस्ट्री। फिजिक्स से खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन सब में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, उसके बाद जल की परिक्षेपित परावस्था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी परिक्षेपित परावस्था ठोस होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लगा था, लेकिन यहाँ जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, तो जुड़ने का मतलब एडिशन हो गया, तो संकलन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। कॉपर के बर्तन पर हरी परत पाई जाती है, जब इसकी नमी वाली वायु के साथ अनावरण होता है तो यह
हरा पदार्थ मिश्रण है, तो ये किसका होता है? ये होता है CuOH का होल टाइज प्लस CuCO3, कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे इसको। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं। यदि X धातु भाप से अभिक्रिया करती है, Y धातु गर्म पानी से अभिक्रिया करती है और Z धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, तो X, Y, Z की उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता X की होगी, फिर Y की होगी, फिर Z की होगी। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा Z की होगी। Z यानी कि पानी की, ठंडे पानी की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले Z हो गया, फिर Y, फिर X। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण दिया गया है, तो इसका उपयोग करके उत्तर दीजिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कारण क्या है? ताकि हवा के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर बनने वाली जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत को हटाया जा सके, ये भी बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 12 लीटर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया द्वारा बनने वाला जो अमोनिया गैस का आयतन होगा, तो 8 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सामान्य ताप व दाब पर 42 ग्राम नाइट्रोजन N2 का आयतन क्या होगा? तो इसको निकालेंगे। देखो, N2 मतलब नाइट्रोजन होता है, तो 14 दूनी 28, तो 42 ग्राम आपको ऐसे निकालना होगा, 42 गुणा बट्टे नाइट्रोजन का 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो जब भी 1.5 आया तो इसको 22.4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 22/4 इंटू 1.5 करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा 33.6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मोल निकालना, आयतन निकालना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसमें अधिकतम परमाणु की संख्या है? परमाणु कैसे गिनेंगे? देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 3, इसमें 3 है, पहले वाले में 3 है, दूसरे में वाले में 2 है, तीसरे वाले में भी 3 है, चौथे वाले में 4, 1, 5 है। तो सबसे ज्यादा किस में पूछा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? तो वह शुक्र है, वीनस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है? तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिल्वर के साथ कॉपर कोई रिएक्शन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है? पैराफिन, मोम बिल्कुल होता है, पेट्रोल होता ही है, और लुब्रिकेंट ऑयल, ऑयलिंग तेल भी होता ही है, लेकिन कोक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोक आप लोगों ने पी होगी, वो पेट्रोलियम का नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा। ठीक है, यकृत में मेथिनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथिनॉल बनता है, ये बिल्कुल कथन सही है आपका। साबुन के मिसल प्रकाश की प्रकीर्णित करके यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, ये भी सही है। लेकिन सी और डी में डाउट है, तो जहां तक हो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ये गलत होता है। इसमें जगह क्या होता है? इसकी जगह ये सल्फोनिक अम्ल और अमोनियम होता है। बट इन दोनों में से डाउट है, गूगल में दोनों आंसर दिखा रहा है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? चांदी कि ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, संचारण होता है। फिटिंग, फिलीफॉर्म, टर्निशिंग धातु संचारण के विभिन्न प्रकार है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयनन ऊर्जा न्यूनतम है? आयनन ऊर्जा न्यूनतम किसकी है? आयनन ऊर्जा होती है कि अपनी कक्षा को पूरा करके दूसरी कक्षा में जाना। ठीक है, अब देखो, जो 3s2 इसकी कक्षा तो पहले ही पूरी हो गई, तो ये तो जा सकता है, लेकिन S1 सबसे कम किसकी है? S1 की है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप याद कर सकते हैं, 6, 1, 7, 2, 9, तो 11, 11 में क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम की सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन का जल नहीं है? तो ये होता है बेकिंग सोडा, या इसको खाने का सोडा भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है? H3PO3 है, तो ये क्या होता है? द्विक्षारकीय एसिड होता है, डाइबेसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है? वायु का द्रवीकरण बिल्कुल है, नहीं है।
गैस सिलेंडर में दबाव में ऑक्सीजन गैस का भंडारण ये भी नहीं है। चाइना देश में पेट्रोल का खुले रखना ये भी नहीं है। लेकिन उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। नींबू पे सिट्रिक अम्ल होता है, पहला ही आपका गलत है। तो बाकी सिरका एसिटिक अम्ल सही है, चींटी के टंग पे मेथनोइक अम्ल सही है, संतरा सिट्रिक अम्ल सही है। तो ए ही गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने और ये क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है, 44 वाला। ये क्वेश्चन क्या था, 3:1 के अनुपात को सांद्र HCl, एक पर एक जगह होता है 3:1 HCl प्लस HNO3। मैंने ऐसे भी आपको याद करा था, HCl में 3 होते हैं तो 3:1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर निम्न में 45 क्या है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति है जिसमें ऑक्सीजन 2 या 2 से कम होंगे, 2 से कम होंगे तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। 2 या 2 से जब भी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो उसे हमेशा अम्लीय होता है। तो इसमें भी 2 से ज्यादा है, इसमें भी और इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस तरल अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है, बिल्कुल नहीं है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, पहला ही ऑप्शन गलत है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल इसमें 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। साबुनीकरण एक प्रकार है, तो ये आपका जो रिएक्शन है CH3CO, C2H5NaOH, CH3CONa प्लस C2H5OH, ये होती है साबुनीकरण की एक रिएक्शन, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 7 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन के अणु होते हैं। तो इसमें होते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 23। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। इसके बाद हमारी मैथ्स और बायोलॉजी शुरू हो जाती है। मैथ्स और बायोलॉजी हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्रिया विकिरण अभिक्रिया का उदाहरण है। विकिरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ बहुत सारे यौगिकों में टूट जाएगा। तो इसमें एक ही में ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज हमने लगभग 49 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के 51 क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर देंगे। डिटेल से मैथ्स के क्वेश्चन भी हम डिटेल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।